Good morning students, myself Suresh Yadav. This is my 27 online teaching video for class 8 A plus B, subject is social science and sub-subject history. In history lesson number 2, the establishment of company rule. इंडिया में कंपनी साम्राज्य की स्थापना, इसके बारे में हम लोग रीड कर रहे थे। तो इस लेसन के लगभग जो मैक्सिमम टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक है उनको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो आज का टॉपिक है उसका नेम है सब्सिडारी अलायंस, जिसका हिंदी मीनिंग है सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की जो शुरुआत की थी ये आपके जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, इनके द्वारा की गई थी। द कंपनी स्टार्टेड टू इंटरफियर द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मैनी स्टेट्स अंडर सब्सिडरी अलायंस रेगुलेशन। इस अलायंस के थ्रू जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो आपके जो उस समय के इंडियन रूलर्स थे, तो उनके जो इंटरनल मैटर थे उनमें भी इंटरफियर करने का इनको अधिकार प्राप्त हो गया था। इस अलायंस के थ्रू आपका जो एक एग्रीमेंट था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपके जो इंडियंस रूलर्स हैं उनको किसी तरीके से गुमराह करके एक दूसरे के प्रति उनको, जैसे किसी स्टेट में गए, किसी राजा के यहाँ पे गए, उनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ पे जो आपके जो साइड वाले या जो दूसरे राजा हैं वो आप पर अटैक करने वाले हैं और आपकी इसके लिए क्या प्लानिंग है। तो उन्होंने कहा, बताया कि भाई हमारे पास इतना। तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारे पास आर्मी है। अब ये हम जो आर्मी है, जो ब्रिटिश आर्मी है, ये हम आपको अलायंस के थ्रू दे सकते हैं। उसमें ये रहेगा कि आर्मी हमारी आप क्या रहेगी और उसमें कुछ पॉइंट्स रहेंगे, उस पर आपको सिग्नेचर करना होगा। तो पहला तो ये था कि ब्रिटिश की आर्मी थी वो आपने जो वो आर्मी वो उस किंगडम को दे देते थे, और जो उस आर्मी का खर्च था, मेंटेनेंस का खर्च था, उस राज्य को पूरा का पूरा देना पड़ता था, पूरा आर्मी का खर्च। और उसके लिए जो कंपनी थी कुछ टैक्स के रूप में पैसा लेती थी। और अगर वो राजा जो है अगर ये सब चीज़ें करने में फेल रहा तो लास्ट में जो आपकी क्षतिपूर्ति के रूप में जो राशि देनी पड़ती थी, तो कुछ पैसा जो है उसे क्षतिपूर्ति के रूप में और देना पड़ता था। The company forced the states into a subsidiary alliance army. Indian rulers were not allowed to have their own armed forces, क्योंकि जो इंडियंस रूलर्स थे, जो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, उनके पास अपना खुद का इतना फोर्स नहीं था कि वो जो दूसरे के अटैक्स थे अपने आप को प्रोटेक्टिव कर सकें। तो इसलिए जो इंडियंस रूलर्स थे वो इस बात को ना समझ करके या इनकी चालाकी को ना समझ करके इनके साथ कुछ राजा थे वो आपके सहजता से आसानी से अलायंस कर चुके थे, और जो कुछ ऐसे भी थे जो इस चीज़ को समझ रहे थे और इस अलायंस के थ्रू एग्रीमेंट नहीं करना चाहते थे, तो उनसे फिर ब्रिटिश कंपनी ने फोर्स प्रयास करके यानी बल प्रयोग करके उनसे अलायंस किया। They were to the protect by the company in lieu of that the particular king had to pay the maintenance of the subsidiary army। और हमने आपको जैसा कि पहले बताया कि सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो इसमें ये होता था कि आर्मी ब्रिटिश की रहेगी और आपके राज्य में रहेगी, लेकिन उस आर्मी का जो खर्च रहेगा वो पूरा का पूरा आपको देना होगा। और इसमें एक और ख़ास पॉइंट ये था कि ब्रिटिश का ये था कि उनका एक व्यक्ति जो है, एक ऐसा पर्सन जो है वो आपके उन राजा के जो कोर्ट में रहेगा, और कोर्ट में रह करके बस वो आपके जो इंटरनल मैटर हैं या किसी मामले पर इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो है, कोई बाहर का व्यक्ति अगर आपके साथ बैठे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल वो मूक दर्शक बना रहे, कुछ ना कुछ तो वो बोलेगा ही। और अगर नहीं भी बोलेगा तो आपके यहाँ जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जो प्लानिंग चल रही है, उन प्लानिंग को अपनी ब्रिटिश आर्मी को या जो उनकी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उन तक पहुँचाएगा। तो कहीं ना कहीं से आपको कमज़ोर तो करेगा ही। When the Indian rulers fail to make the payment, अगर सब्सिडरी अलायंस के तहत जो आपने उसमें एग्रीमेंट किया है उसके तहत अगर आप उनकी आर्मी का मेंटेनेंस खर्च है या जो भी खर्चे हैं अगर आप उन्हें देने में फेल रहते हैं, तो आप पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन एज द कॉम्पनसेशन। तो आपके दंड के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में आपका जो राज्य है, जो आपकी टेरिटरी है, उसका एक भाग जो है कंपनी के द्वारा आपसे छीन लिया जाएगा। अंडर द सब्सिडरी अलायंस हैदराबाद, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो कुछ रियासतें हैं या कुछ किंगडम्स हैं जो इस अलायंस के तहत जो है आपके इंडियन रूलर्स के हाथों से ब्रिटिश के हाथों में पहुंच गए, वो इस प्रकार हैं। जैसे आपने हैदराबाद आपका जो है ये 1798 में जो है इस अलायंस के थ्रू जो है ये कंपनी के पास पहुंच गया। इसके बाद 1799 में आपका मैसूर पहुंच गया, अवध आपका 1801 में पहुंच गया, पेशवा आपका 1802 में पहुंच गया, और भोसले एंड सिंधिया ये आपके 1803 में पहुंच गए। उदयपुर, जोधपुर और जयपुर ये आपके 1818 में अंडर द कंपनी रूल, ये आपके कुछ किंगडम्स थे उस टाइम के जो इस अलायंस के तहत
कंपनी उसमें कंपनी के अधिकार में पहुंच गए। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम द 1848 टू 1856। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इसका संबंध जो है लॉर्ड डलहौजी से है। लॉर्ड आपने सुना भी होगा इसमें लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो आपके 1846 से लेकर के 1856 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रहे। ही अनाउंस्ड द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उन्होंने इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है वो उन्हीं ने इसको अनाउंस किया था और उन्हीं ने अपने टाइम पे सबसे ज़्यादा इसका यूज किया। एज पर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी का जो मीनिंग्स है, इसका जो सेंस है वो ये है, इफ़ एन इंडियन रूलर्स डाइड विदाउट अ मेल हियर देन इट्स किंगडम विद द लैप्स टू द वुड द ऑटोमेटिकली गो अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। अगर कोई इंडियन रूलर जो है, कोई भी भारतीय राजा या कोई भी इंडियन रूलर्स या क्वीन अगर उसका जो उत्तराधिकारी है कोई मेल नहीं है तो आपका जो राज्य है वो आपका ऑटोमेटिकली जो है कंपनी राज्य में या कंपनी के अधिकार में चला जाएगा। ऐसे आपकी बहुत से आप एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आपके जो पेशवा थे, पेशवा के जो आपके उन्होंने उत्तराधिकारी नाना साहब को माना था, लेकिन नाना साहब को कंपनी ने पेंशन देने से अधिकार कर दिया था क्योंकि उनका लीगल हियर यानी उनका जो लीगल उत्तराधिकारी उनको नहीं माना था। ऐसे आपका और भी एग्जाम्पल्स है। 1850 क्वीन ऑफ झांसी, रानी की जो झांसी थी, झांसी की रानी, उनके टाइम पे जो उनका एडॉप्टेड सन था उसको उन्होंने उसका उत्तराधिकारी ना मान करके झांसी को भी अपनी कंपनी साम्राज्य में सबमिट कर लिया था। इसमें आप देखिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू जो आपकी रियासतें थी, जो किंगडम थी, जो आपकी कंपनी के अधिकार में आ गई थी, उसमें आपकी सतारा, पहले तो आपकी सतारा थी, इसके बाद आपकी संबलपुर थी 1850 में, इसके बाद उदयपुर 1852 में, इसके बाद नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। ये आपकी कुछ जो किंगडम्स हैं इस लैप्स के, इस पॉलिसी के तहत ये आपकी कंपनी के अधिकार में आ गई थी। वन बाई वन करके इन सबको कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यही मतलब है कि ऐसा कोई भारतीय राजा या रानी जिसका मेल हियर नहीं है, मेल उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है कंपनी साम्राज्य में मान लिया जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है अनेक्सेशन ऑफ अवध। अनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध का जो राज था, अवध का जो साम्राज्य था, जो किंगडम था, वो कैसे ब्रिटिश के अंडर में पहुंच गया, कैसे इनके यहाँ के जो राजा थे उनसे छिन गया। तो देखिए इन 1856 लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेड द स्टेट ऑफ द अवध एंड डिपोज इट्स रूलर वाजिद अली शाह। 1856 में जो आपके यहाँ के जो रूलर्स थे वाजिद अली शाह, उनको जो है उनको यहाँ के उनके जो अधिकार थे वो छीन लिए गए और जो रीजन ये दिया गया लॉर्ड डलहौजी क्लेम्ड मिस गवर्नमेंट एज द रीजन्स फॉर दिस एनेक्सेशन। इस राजहड़ के पीछे जो आपका जो रीजन था वो रीजन ये था कि आप जो गवर्नेंस कर रहे हैं, आप तो मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, ठीक से आप गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे हैं, या आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली है उसे ठीक से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। ये रीजन दे करके इनके अधिकार छीन लिए गए थे। द एक्ट लेड टू प्रोटेस्ट फ्रॉम द इंडियन रूलर्स, सोल्जर्स, पब्लिक्स एंड was the internationally and one of the most significant causes which led to the revolt of the Indians against the British। तो इस तरह की इनकी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी और सब्सिडियरी अलायंस, ये आपकी दो ऐसी पॉलिसी थी। इन पॉलिसी के तहत उस समय के जो इंडियन रूलर्स थे, इंडियन पब्लिक थी, इंडियन सोल्जर थे, इन सभी में जो है एक तरह की क्रांति की जो भावना वो जाग उठी थी। और आपका जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जिसे अपन कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके होने के सभी सारे के सारे रीजन्स थे। अंग्रेज़ों की गलत नीतियाँ और गलत तरीके से राज्यों को अपने में मिलाना या छीनना, तो इस तरीके से जो आपका रिवॉल्ट हुआ था उन सब की ये कॉजेज़ थे। इसके बाद देखिए सेटिंग अप ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद इन सब के बाद एक नया जो एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया अंग्रेज़ों ने, उसके बारे में बात करते हैं।
सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपकी एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था संचालित थी वो कैसे हुई। लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी के बाद जो आपके नए गवर्नर जनरल बने वो आपके थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल्स ये आपके 1773 से लेकर के 1785 तक यहाँ पे कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में रहे और ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी पावर। इन्होंने कंपनी की पावर को विस्तार करने के लिए या उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। फॉर एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली द कंपनी टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू द प्रेसिडेंसी एंड दोज वर द बंगाल्स, मद्रास एंड बॉम्बे। जो आपकी कंपनी रूलर्स थी वो आपकी जो अब एक प्रेसिडेंसी के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके जो नए सेंटर्स थे वो आपकी बंगाल्स, मद्रास और बॉम्बे हो गए। वॉज द रूल्ड बाय द गवर्नर। इनका जो प्रेसिडेंसी का जो आपका हेड होता था वो आपका गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर जनरल्स वॉज द सुप्रीम हेड एंड ही वॉज वॉरेन हेस्टिंग। और इन सब गवर्नर्स के ऊपर जो इनका जो सुप्रीम हेड थे वो आपके गवर्नर जनरल थे, वायसराय, जो उस समय के आपके गवर्नर वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। द फर्स्ट गवर्नर जनरल्स हु इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ये आपके पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म में सुधार किए। देखिए फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ द जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1772 से जो एक न्याय प्रक्रिया है इसमें एक नया ढांचा जो है वो स्थापित किया गया। ईच डिस्ट्रिक्ट हैड बीन 2 कोर्ट्स। प्रत्येक ज़िले में यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके 2 कोर्ट होंगे। एक आपका होगा फौजदारी अदालत जिसमें आपके क्रिमिनल्स कोर्ट जिसे कहते हैं, एक आपका दीवानी अदालत होगा जिसे आप सिविल कोर्ट के नाम से जानते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने अपने टाइम में प्रत्येक जिले लेवल पर 2 कोर्ट स्थापित किए, एक आपका फौजदारी जो आपका क्रिमिनल कोर्ट, एक आपका दीवानी जो आपका सिविल कोर्ट। द इंडियंस लॉज वर इंटरप्रेटेड इन द मौलवीज एंड द हिंदूज पंडित। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम्स और हिंदू का जो किंगडम इस तरीके से बटे हुए थे, तो जो आपके मुस्लिम समाज के लोग थे उनका जो डिसीजन वगैरह है या जो डिस्प्यूट वगैरह है वो आपके मुस्लिम मौलवी वगैरह उनको हल करते थे और जो हिंदूज का है वो उसके जो पंडित वगैरह ये लोग हल करते थे। फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स प्रिसाइडिंग ओवर द सिविल कोर्ट। जो आपके सिविल कोर्ट होते थे इनमें जो आपके हेड जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते थे वो आपके यूरोपियंस इंग्लिशमैन होते थे। द काजी आ जज एंड द मुफ्ती द ज्यूरिश फॉर्म ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी हु एक्सपेंडेड फॉर द लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय द काजी स्टिल एडमिनिस्ट्रेड द क्रिमिनल कोर्ट। इस तरीके से ये जो आपके लोकल आपके जज वगैरह थे ये आपके एक समाज से हुआ करते थे। इन सब के बीच आपका जो एक आपका सुपरविजन कलेक्टर होते थे जो आपके इंग्लिशमैन होते थे। मैनी कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड बिकॉज द पंडित्स एंड द डिफरेंट इंटरप्रेट ऑफ द बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल्स एंड द धर्मशालाज। आपस में मतलब मुस्लिमों में और हिंदुओं में ऐसी आपस में काफ़ी टकराव था। To overcome this 1773 a code of the Hindu was complied. By 78 the similar code of the Muslim was complied. A new Supreme Court was established under the regulating of the 1773 के regulating एक्ट के तहत एक नए कोड की स्थापना की गई। एंड द कोड was the appeal to the सदर। इसका नाम दिया गया सदर निजामत अदालत जो आपकी कलकत्ता में स्थापित की गई। एक नया कोड स्थापित किया गया जिसका नाम दिया गया सदर निजामत अदालत। द कलेक्टर वॉज द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट। और इसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जो मेन होता था वो आपका इंग्लिश मेन होता था। हिज मेन जॉब वॉज द कलेक्ट टैक्स। उसका जो मेन जॉब था या उद्देश्य था वो था टैक्स कलेक्ट करना एंड रिवेन्यू और आपका रिवेन्यू कलेक्ट करना एंड द लैंड एंड द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। और कानून जो प्रक्रिया है जो आपकी न्याय प्रक्रिया है उसको एक सही तरीके से लागू करना। एंड द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेज पुलिस ऑफिसर, जिसमें आप ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जज की सहायता से, पुलिस ऑफिसर की सहायता से और दरोगाज की सहायता से। हिज ऑफिस से द कलेक्टरेट became the new centers of the powers and the patrols of the stately replaced provinces holders of the authority। इस तरीके से आपके जो लोकल कोड थे इन सबको ख़त्म करके अंग्रेज़ों ने एक नया कोड स्थापित किया जो आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। इसमें आपके जो लोकल कोड थे इनका महत्व ख़त्म हो गया और जो आपका कोर्ट के जो हेड होते थे वो आपके ब्रिटिशमैन हुआ करते थे। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया सब्सिडियरी अलायंस के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, एनेक्सेशन ऑफ अवध के बारे में, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो आज के टॉपिक में आपका ये लेसन क्लियर हुआ। आगे की वीडियो में इस लेसन की हम एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।